वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 170 जबरदस्ती शादी। अब तक उसने क्लासिक सिल्क नाइट सूट पहन रखा था और उसके बाल हल्के मेसी थे। आरव ने गुस्से में आदित्य को घूरा, जो पूरे लिविंग का चक्कर काट रहा था। उसने भी आरव की तरह ही क्लासिक सिल्क नाइट सूट पहन रखा था। अब आगे आरव ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, आदि क्या तू पागल हो गया है? मस्तिष्क चिकित्सक के पास ले चलूं मैं तुझे? जरूरत है तुझे उसकी? ऐसे आवरों की तरह रात के 12 बजे मेरे विला आना, मुझे जबरदस्ती जगाना और फिर 1.5 घंटे से पागलों की तरह लिविंग एरिया का चक्कर काटना। क्या मतलब समझूं मैं इस सब का? रेयांश भाई, तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं? इस पागल के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? नींद हराम कर रखा है इसने मेरा। आरव की बात सुनकर काउच के दूसरी तरफ बैठे रेयांश ने एक नजर आदित्य को देखा और फिर वो बगैर कुछ कहे अपने फोन में गेम खेलने लगा। आरव उन दोनों भाइयों के बर्ताव से परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी रात को ये दोनों भाई उसके यहाँ क्यों आए हुए हैं और उसका दिमाग क्यों खा रहे हैं। आरव ने पैर पटकते हुए कहा, क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? मेरी नींद हराम करके तुम दोनों भाई इतने शांति से क्यों बैठे हुए हो? अब वे कुछ तो बोलो। ऐसे मौन व्रत क्यों धारण कर रखा है तुम दोनों ने? और आदि, तूने ही रेयांश को यहाँ बुलाया था ना? अब तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आखिर हुआ क्या है तुझे? आरव की बातें सुनकर आदित्य ने अपना माथा मसलते हुए उसकी तरफ एक नजर देखा। फिर उसने आरव को ठीक ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे अशिष्ट लोग रोड के बीचों बीचों मौजूद कचरे को करते हैं। आरव का सब्र जवाब देने लगा था। उसने एक बार रेयांश को देखा, जिसे न ही आदित्य के चक्कर काटने से फर्क पड़ रहा था और न ही आरव की चिढ़ से। आरव ने आह भरते हुए कहा, फाइन, अगर तुम दोनों को ऐसे ही रहना है तो रहो। मैं जा रहा हूं सोने, मुझे डिस्टर्ब मत करना। आदित्य और रेयांश ने अब भी आरव की बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिसे देखकर आरव पटकते हुए अपने कमरे में आ गया और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गया। तकरीबन 5 मिनट बाद अचानक किसी ने आरव का ब्लैंकेट खींच लिया। आरव कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही आदित्य ने ठंडे बर्फ वाले पानी से भरा बाल्टी आरव के ऊपर उड़ेल दिया। आरव हड़बड़ाते हुए चीख उठा। ठंड की वजह से उसकी बॉडी में कंपी शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं अचानक हुए हमले की वजह से आरव डर भी गया था। आदित्य ने बाल्टी नीचे रखते हुए कहा, तुम इतने डरपोक निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। यकीन नहीं होता तुम वंश आर्य और पलक कपूर के बेटे हो। टीएस खानदान का नाक कटवा दिया तूने तो आरव, मुझे तो तुझे अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। सच में अगर तू वंश मामा का बेटा ना होता तो मैं कब का तुझसे अपना नाता रिश्ता तोड़ चुका होता। उसका लहजा उपहास और तिरस्कार से भरा हुआ था। आरव ने जानलेना नजरों से आदित्य को घूरा। कमीने आदि, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जा तू, आज मैंने तेरा हत्या कर देना है। आरव की तिलमिलाहट देख आदित्य के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत बाल्टी दोबारा से उठा लिया। आरव उसकी तरफ झपटने ही वाला था, उससे पहले ही आदित्य ने बाल्टी आरव के मुंह पर डाल दिया और वहां से भाग गया। आरव का गुस्सा अपनी चरम सीमा पार कर चुका था। उसने बाल्टी अपने चेहरे से हटाकर जोर से फर्श पर पटका और आदित्य के पीछे किसी शिकारी शेर की तरह गुर्राते हुए भागने लगा। बाल्टी के तो चिथड़े उड़ गए थे। आरव गुस्से में चिल्लाया, आज तू मरेगा आदित्य कपूर, आज तू मेरे हाथों ही मरेगा। बस एक बार हाथ लग जा, तब मैं तुझे बताऊंगा आरव सूरी से उलझना कितना भयानक हो सकता है। भागते भागते वो दोनों लिविंग एरिया में आ चुके थे। रेयांश ने उन दोनों को कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखा और फिर उन दोनों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वह अपने गेम पर फोकस करने लगा। आदित्य ने आरव की धमकी सुनी। उसके होठों पर तिरछी उकसा मुस्कान थी, जो किसी भी इंसान को अपमानित करने के लिए काफी थी। आदित्य ने काउच के पीछे छिपते हुए अपना दोनों मिडिल फिंगर आरव को दिखाया, जिसे देखकर आरव का गुस्सा उफान मारने लगा। उसकी सांसें भी गुस्से की वजह से उखड़ने लगी। उसे आदित्य पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आरव मौका देखकर दांत किटकिटाते हुए आदित्य की तरफ लपका, मगर आदित्य के रिफ्लेक्सेज बेहद फास्ट थे।
आरव की पकड़ में आने से पहले ही आदित्य फुर्ती से काउच की दूसरी तरफ कूद गया। आरव भले ही एक बिजनेसमैन था मगर बचपन में ट्रेनिंग उसने आदित्य और रेयांश के साथ ही करी थी, इसीलिए उसके रिफ्लेक्सेज भी आदित्य की तरह ही तेज थे। आरव तुरंत आदित्य की तरफ कूदा मगर आदित्य उसी वक्त फिर से काउच की दूसरी तरफ कूद गया। ऐसा वो दोनों उसी काउच पर कर रहे थे जिस पर रेयांश बैठा हुआ था। रेयांश ने अचानक कोल्डली कहा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में हूँ। अगर तुम दोनों की वजह से मेरा गेम खराब हुआ तो मैं तुम दोनों को नर्क के दर्शन कराऊंगा। रेयांश की धमकी सुनते ही आरव और आदित्य की पीठ कठोर हो गई। वो दोनों एक दूसरे को भले ही कितना भी क्यों ना उकसा ले मगर इस लड़के को उकसाने की हिम्मत उन दोनों में नहीं थी। आरव ने आदित्य को देखते हुए कहा, चल उधर चलते हैं। आदित्य ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ चल। आदित्य और आरव ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर लिविंग एरिया के दूसरे कोने में गए, जैसे कोई प्यारा कपल शॉपिंग पर जाता है। हालांकि लिविंग एरिया के दूसरे कोने में आते ही उन दोनों के बीच का प्यार शत्रुता में बदल गया और वो दोनों आपस में बुरी तरह लड़ाई करने लगे। कराते, जूडो, ताइक्वांडो, कुंग फू, मुआ थाई, आइकोडो, क्राव मागा, पहलवानी, मल युद्ध, कोल्हापुरी कुश्ती, नागा कुश्ती जैसे कोई भी मार्शल आर्ट और कुश्ती का प्रकार नहीं था जो आरव और आदित्य ने एक दूसरे पर ना आजमाया हो। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो सच में एक दूसरे की हत्या कर देना चाहते हो। दोनों की आंखों में मर्डरस इंटेंट नजर आ रहा था। आरव ने एक फाइलिंग किक आदित्य की तरफ उछालते हुए कहा, कमीने, अब तो बता दे, तू इतनी रात को यहाँ क्यों आया है? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू? आरव का सवाल सुनते ही आदित्य के आंखों के सामने ईरा का सुंदर चेहरे घूम गया और उसने डिफेंस के बजाय आरव पर अटैक करते हुए कहा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया? मुझे समझ नहीं आ रहा है। पूछने पर कहती है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो मगर शादी के लिए मुझे रिजेक्ट कर देती है और कहती है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर उस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है? आदित्य की बात सुनते ही आरव की आंखें दिलचस्पी के साथ सिकुड़ गई। चुगली करने की चाहत में वो ये भी भूल गया कि उसे आदित्य से बदला लेना है। आरव एकदम से फर्श पर आलथी पालथी मारकर बैठ गया और बोला, तुझे किसने रिजेक्ट कर दिया? जरा मुझे भी उस महान कन्या का नाम बता। आदित्य भी लड़ते लड़ते थक चुका था। जवाब देते हुए आदित्य फर्श पर बैठकर बोला, ईरा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। डैड ने उससे पूछा, क्या वो मुझसे शादी करना चाहती है? तो उसने बगैर एक पल गवाए मुझसे शादी करने से मना कर दिया। आदित्य की बात सुनकर आरव एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगा। वाह बहना वाह, मुझे तुम पर फक्र है। क्या सही डिसीजन लिया है तुमने। आज तुमने मेरा सर गर्व से 2 फीट और ऊंचा कर दिया है। आरव को आदित्य की बात सुनकर बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। कम से ईरा ने उसका बदला ले लिया था इस लड़के को रिजेक्ट करके। आदित्य ने हंसते हुए आरव को देखा और उसने अचानक आरव के गाल पर एक चांटा जड़ दिया। चांटे की गूंज से आरव का कान सुन्न हो चुका था। आरव ने अपना गाल सहलाते हुए आदित्य को जान लेना नजरों से घूरा और फिर उसने भी आदित्य के गाल में एक जोरदार चांटा जड़ दिया। आदित्य का सर एक तरफ झुक गया। चांटे की गूंज से आरव की तरह ही आदित्य का कान भी सुन्न पड़ चुका था। आदित्य ने अपना गाल सहलाते हुए आरव को घूरा, जो अब उससे दूर खड़ा अपना गाल सहलाते हुए उसे ही घूर रहा था। एक दूसरे को चांटा मारना, एक दूसरे का सर फोड़ देना या फिर एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देना आदित्य और आरव के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो दोनों बचपन से ऐसे ही लड़ते झगड़ते आए थे। आदित्य तैस में अपनी जगह से उठा मगर आरव ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। वो जानता था आदित्य आगे क्या करने वाला है। आदित्य पैर पटकते हुए रेयांश के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसका एक हाथ अब भी अपने गाल पर था। आदित्य ने ठुनक कर कहा, रे ब्रो, उसने मुझे चांटा मारा। आपके आदि को उसने चांटा मारा। आरव भी तुरंत आदित्य की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, हाँ तो क्या तूने मुझे चांटा नहीं मारा? शुरुआत तो तूने ही की थी, पहले तूने ही मुझे मारा था। न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा क्या? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर तू मुझे चांटा मारेगा तो क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा? लेफ्टिनेंट कर्नल होगा तू अपने बेस पर, ये मेरी टेरिटरी है। आरव की बात सुनकर आदित्य ने दयनीय भाव के साथ अपना निचला होठ बाहर निकाल लिया, ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन में निकाला करता था। रे ब्रो, क्या आपने इसकी बातें नहीं सुनी? रेयांश ने किसी समझदार इंसान की तरह आरव और आदित्य की शिकायतें सुनी।
उसका गेम अब तक खत्म हो चुका था। रेयांश ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें ईरा चाहिए? रेयांश का सवाल सुनकर जहां आरव की आंखें सिकुड़ गईं, वहीं आदित्य हैरान हो गया। उन दोनों में से किसी ने भी रेयांश से इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। आदित्य ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, रे ब्रो, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। आदित्य की बात सुनकर रेयांश ने आराम से काउच से अपना पीठ टिका दिया। उसके चार्मिंग चेहरे पर कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहा था। रेयांश ने कहा, क्या तुम्हें ईरा पसंद है? हाँ या ना में जवाब दो। अगर तुम्हें वो पसंद हुई तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं। अगर तुम्हें वो चाहिए है तो मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा। रेयांश की बात सुनकर आरव और आदित्य दोनों का मुंह एक साथ हल्का खुल गया। हैरानी उन दोनों के मुंह और आंख में नजर आ रही थी। ईरा वो लड़की थी जिसका गॉडफादर था कार्तिक। क्या अगर आदित्य को ईरा पसंद हुई तो रेयांश कार्तिक के अगेंस्ट जाकर जबरदस्ती ईरा की शादी आदित्य से करवाने वाला था। दूसरी तरफ किसी घने जंगल में पेड़ की डाली पर दो जवान लड़के बैठे पैर हिलाते हुए इधर उधर देख रहे थे। उनकी नजरें बाज जैसी थी। दोनों शर्टलेस थे। नीचे भी उन दोनों ने एक फटी पुरानी पैंट पहनी हुई थी जिसे ना जाने कितने सालों से धोया नहीं गया था। मैल की वजह से पैंट का सफेद रंग बदलकर काला हो चुका था। पहला लड़का, जिसने किसी जानवर की तरह अपने मुंह में पेड़ की पत्ती ठूंस रखी थी, मच्छर मारते हुए बोला, कितने मच्छर है यहाँ? सालों ने जीना हराम कर रखा है। मैंने कहा था उसके पति की एक शर्ट चुरा लेते हैं, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो अब क्या दुर्दशा हो गई है हमारी। अगर मुझे मलेरिया हुआ तो इसका श्रेय तुम्हें ही जाएगा बुद्धि। बुद्धि ने जवाब में कहा, बकवास बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो, कामचोर कहीं के। तुम्हें तो बस बहाने चाहिए ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े। पता नहीं बड़े भाई तुम जैसे बेवकूफ को हर बार मेरे साथ क्यों भेजते हैं। अगली बार मैं बड़े भाई से साफ साफ कह दूंगा, मुझे इस बेवकूफ जड़ के साथ कहीं नहीं जाना। बुद्धि की बात सुनकर जड़ ने आंख घुमाते हुए कहा, हाँ, जैसे मैं तो मरा जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ आने के लिए मैं तुमसे पहले ही कहूंगा बड़े भाई को, मुझे तुम जैसे बेवकूफ बुद्धि के साथ कहीं नहीं जाना। बुद्धि जवाब में जड़ को पेड़ से नीचे धक्का देने ही वाला था। उसी वक्त उसकी नजर आग के लपटों पर गई जो हरे भरे जंगल को जलाते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। बुद्धि तुरंत पेड़ से छलांग लगाते हुए बोला, जड़ खतरा, भागो यहाँ से। आलसी जड़ बुद्धि की बात सुनते ही अलर्ट हो गया और पेड़ से कूदकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वहां से भागने लगा। उन दोनों के दौड़ने की गति किसी आम इंसान की तुलना बहुत ज्यादा थी। वो दोनों जहां से भी गुजर रहे थे वहां धूल का तेज भंवर उठने लगा था। आगे क्या होगा? क्या होगा आदित्य का जवाब? क्या कर रहे हैं जड़ और बुद्धि इस जंगल में? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड डियर रीडर्स। 171 रिजेक्शन की वजह। अब तक बुद्धि की बात सुनकर जड़ ने आंख घुमाते हुए कहा, हाँ, जैसे मैं तो मरा जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ आने के लिए मैं तुमसे पहले ही कहूंगा बड़े भाई को, मुझे तुम जैसे बेवकूफ बुद्धि के साथ कहीं नहीं जाना। बुद्धि जवाब में जड़ को पेड़ से नीचे धक्का देने ही वाला था। उसी वक्त उसकी नजर आग के लपटों पर गई जो हरे भरे जंगल को जलाते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब आगे बुद्धि तुरंत पेड़ से छलांग लगाते हुए बोला, जड़ खतरा, भागो यहाँ से। आलसी जड़ बुद्धि की बात सुनते ही अलर्ट हो गया और पेड़ से कूदकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वहां से भागने लगा। उन दोनों के दौड़ने की गति किसी आम इंसान की तुलना बहुत ज्यादा थी। वो दोनों जहां से भी गुजर रहे थे वहां धूल का तेज भंवर उठने लगा था। भागते भागते जड़ और बुद्धि एक पहाड़ी के मांद में स्थित गुफा के बाहर आ पहुंचे जिसके टॉप पर डक सिंबल बना हुआ था। जड़ और बुद्धि ने हौंकते हुए पलटकर पीछे देखा। पूरा जंगल आग की लपटों में झुलस रहा था। जानवरों और पक्षियों की चीखें किसी भी इंसान का दिल दहलाने के लिए काफी था। जड़ ने अपनी आंख सिकोड़ते हुए कहा, ये जंगल में अचानक आग कैसे लग सकता है? क्या किसी ने जानबूझकर जंगल में आग लगाया होगा? मगर ऐसा कौन कर सकता है? कितने मासूम जीव जंतु मारे गए इस आग की चपेट में आकर। इतना क्रूर कौन हो सकता है? यकीन नहीं होता ये किसी इंसान का काम है। बुद्धि ने गहरे भाव के साथ सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो। ये किसी मामूली इंसान का काम नहीं है। तुमने उन आग के लपटों की तेजी देखी।
एक हरे भरे जंगल में आग इतनी तेजी से नहीं फैल सकता है। जरूर ये किसी अलौकिक शक्ति का काम है। अलौकिक शक्ति का जिक्र सुनते ही जड़ का चेहरा दहशत से भर गया। उसके खुले आंखों के सामने एकाएक अतीत के कुछ ऐसे दृश्य घूम गए जो उसकी रूह कंपाने के लिए काफी थे। जड़ ने कहा, शायद वो सफल हो गया और उसे हमारे वजूद के बारे में पता चल चुका है। चलो जल्दी चलकर बड़े भाई को इस बारे में बताते हैं। उन्हें चेतावनी देना जरूरी है। हम खतरे में हैं। उस पागल आदमी को हमारे बारे में पता चल चुका है। जड़ की बात सुनकर बुद्धि ने सहमति में गर्दन हिलाई। वो भी थोड़ा सहमा हुआ था। हालांकि जड़ की तुलना में वो ज्यादा शांत था। जड़ और बुद्धि जल्दी से गुफा के अंदर आए। तकरीबन 1 घंटे चलने और कई बाधाओं को पार करने के बाद जड़ और बुद्धि गुफा के उस क्षेत्र में आ पहुंचे जहां कई सारी कॉफिन रखी हुई थी। जड़ और बुद्धि ने कूद कूद कर प्रत्येक कॉफिन को खटखटाया और अंत में वो दोनों साइड में खड़े होकर उन कॉफिन्स का घूरने लगे। देखते ही देखते एक एक कर वो कॉफिन्स खुले और अंदर से जड़ और बुद्धि के ही हम उम्र कुछ लड़के कॉफिन से बाहर आए। सबों ने जड़ और बुद्धि की तरह ही गंदी और पट्टी पुरानी शर्ट पहन रखी थी। अंगड़ाई लेते हुए एक लड़के ने कहा, कौन इतना शोर मचा रहा है? सुबह सुबह किसकी मौत आई? क्या दुनिया से अब तुम्हारा मन भर चुका है? बुद्धि ने उस लड़के की बात नजरअंदाज करते हुए सख्ती से कहा, शायद सार्थक सफल हो चुका है और उसे हमारे बारे में पता चल चुका है। हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़नी होगी। सब लोग तैयारी कर लो। हम 5 मिनट के अंदर यहाँ से निकलेंगे। तब तक मैं बड़े भाई को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। बुद्धि उन सब लड़कों में सबसे बड़ा था। उनके ग्रुप में जड़ को छोड़कर की भी उसके फैसले पर सवाल नहीं उठता था। जड़ भी ऐसा इस वजह से करता था क्योंकि बुद्धि और वो जुड़वा थे। समान उम्र ने समान इज्जत की चाह उसके अंदर उत्पन्न कर दी थी जो कि उसे कभी नहीं मिली थी। सार्थक का जिक्र सुनते ही सारे लड़कों के कान खड़े हो गए और वो लोग जल्दी से कॉफिन के अंदर से अपना मैला पुराना सामान निकालते हुए जाने की तैयारी करने लगे। बुद्धि ने अपने कॉफिन में हाथ डालकर अंदर से एक सैटेलाइट फोन निकाला। फिर वो साइड में जाकर अपने बड़े भाई का नंबर डायल करने लगा। 3-4 रिंग के बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर लिया गया मगर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। बुद्धि ने गंभीरता से कहा, बड़े भाई, शायद सार्थक को हमारे बारे में पता चल चुका है। आज जंगल में अजीब तरह की आग लगी थी और थोड़े ही वक्त में उस आग ने पूरे जंगल को जलाकर राख कर दिया। मुझे लगता है ये जगह अब हमारे लिए पहले की तरह सुरक्षित नहीं रहा। हम ये जगह छोड़ रहे हैं। लंबी खामोशी के बाद फोन की दूसरी से एक गहरी आवाज आई, ठीक है, मैं इंडिया आ रहा हूँ। दूसरी सुरक्षित जगह ढूंढने के बाद मुझे कॉल करना। मेरे सबॉर्डिनेट्स तुम लोगों को वहां से पिक कर लेंगे। सार्थक अब पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका होगा। हमारे सारे भाइयों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है बुद्धि। जब तक मेरे लोग तुम लोगों तक ना पहुंचे तब तक उन सब का ख्याल रखना। हाँ, एक और बात, हमारी बहन मिल चुकी है। मैं जल्दी ही उससे मिलूंगी। क्या हमारी बहन सच में मिल गई? तुम लोग जल्दी निकलो वहां से। सार्थक का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी वहां पहुंच सकता है। हम निकल ही रहे हैं बड़े भाई। आप चिंता मत कीजिए। किसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। कॉल डिस्कनेक्ट करने बाद बुद्धि ने मुस्कुराते हुए अपने बाकी भाइयों को अपनी गुमशुदा बहन के मिलने के बारे में बताया, जिसे जानकर सब बेहद खुश हुए। सारी तैयारियां करने के बाद बुद्धि के सभी भाइयों ने अपने अपने कॉफिन से एक सूटकेस निकाला जो कि उनके कपड़ों से उल्ट साफ सुथरा और महंगा नजर आ रहा था। बुद्धि के सभी भाइयों ने अपना अपना सूटकेस खोलकर देखा जो 2000 के नोट और कुछ बैंक चेक से खचाखच भरा हुआ था। उनके एक सूट में 10-10 करोड़ से भी ज्यादा पैसे थे। सारे सूटकेस को मिलाकर वो पक्का 200 करोड़ से भी ज्यादा पैसे होंगे। हालांकि यह बता पाना मुश्किल था जिन लड़कों के पास इतने पैसे हैं वो सब फटे पुराने और मैले कुचले कपड़े क्यों पहनते हैं। पैसा देखते ही सभी भाइयों के आंखों में तारों जैसी चमक आ गई। उन लोगों ने अजीब किस्म की लालसा के साथ एक दूसरे को देखा। फिर वो लोग अपना अपना सूटकेस बंद करके जाने को तैयार हो गए। बुद्धि ने आह भरते हुए अपने भाइयों को देखा जो आम दुनिया से दूर रहने की वजह से नॉर्मल इंसानों से थोड़े अलग थे। साफ शब्दों में कहा जाए तो थोड़े बेवकूफ और पागल थे। बुद्धि ने हाथ के इशारे से कहा, चलो अब, पहले मेरा दिमाग खाते थे।
अब दुनिया वालों का खाना। दूसरी तरफ आदित्य हैरानी के साथ रेयांश के पैरों के पास बैठ गया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था उसके बड़े भाई ने उससे क्या कहा। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, रे ब्रो, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। मेरा मतलब जैसे आप अनुष्का को पसंद करते हो वैसे मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। हालांकि इरा एक अच्छी लड़की है। पर रेयांश ने आदित्य की बात काटते हुए कहा, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते हो तो तुम उसके बारे में सोचकर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? उसका रिजेक्शन तुम्हें इतना इफेक्ट क्यों कर रहा है? क्या तुम्हारा मैन ईगो हर्ट हो गया है आदि? रेयांश का सवाल सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था इरा का रिजेक्शन उसे इस हद तक इफेक्ट क्यों कर रहा है। आदित्य ने अपनी नाक खुजाते हुए कहा, रे ब्रो, आप गलत समझ रहे हो। मेरा मैन ईगो हर्ट नहीं हुआ है। मैं उन किस्म के लड़कों में से नहीं हूँ जो किसी लड़की के रिजेक्शन को अपने मेन ईगो पर ले ले। इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं। बस ये है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इरा ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। मुझे इसकी वजह जनानी है। अच्छा, तो तुम्हें सिर्फ वजह जनानी है, क्यूरियोसिटी है तुम्हें? हाँ बिल्कुल, क्यूरियोसिटी है मुझे। आदित्य ने तुरंत सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। आरव ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, ओ रियली आदि, सिर्फ क्यूरियोसिटी ही है तुझे? अगर सच में ऐसा है तो होटल में इरा को विवान के साथ देखकर तुझे जलन क्यों हो रही थी? आदित्य आरव की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसने बचपन से लेकर अब तक प्यार मोहब्बत के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। बचपन से लेकर अब तक आदित्य सिर्फ अपनी एजुकेशन, करियर और सेल्फ डेवलपमेंट पर ही ध्यान देता आया था। उसने कभी किसी लड़की पर ध्यान नहीं था। हाँ, इरा की इमेज उसके नजरों में अच्छी जरूर थी। इरा एक शांत और समझदार लड़की लगती थी आदित्य को। अगर उसे इरा से शादी करने के लिए कहा जाए तो वो इसके लिए मना नहीं करने वाला था, मगर इसकी वजह प्यार तो बिल्कुल नहीं था। आदित्य ने कहा, मेरा रिएक्शन जलन की वजह से नहीं था। मुझे लगा था वो विवान बेबी गर्ल को चिट कर रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया था, मगर ऐसा इरा की वजह से नहीं था। अगर इरा की जगह पर कोई और भी लड़की होती तो मैं वैसे ही रिएक्ट करता। आदित्य की बात सुनकर आरव की आंखें सिकुड़ गई, जिसमें संदेह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। हालांकि आरव ने उससे कोई बहस नहीं की। वो उठकर वहां से चेंज करने चला गया। कपड़े उसके भीग चुके थे। रेयांश ने कुछ क्षण रुक कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वजह बता सकता हूं, मगर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या अगर इरा की शादी किसी और से हो जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे सच सच जवाब देना आदि। इरा की किसी और से शादी होने का जिक्र सुनते ही आदित्य असहज हो गया। पहले उसे फर्क ही पड़ता, मगर अब उसे ना जाने क्यों फर्क पड़ने लगा था। वो नहीं चाहता था इरा की किसी और से शादी हो। रेयांश ने आदित्य के भावों में बदलाव देखा। उसका हैंडसम चेहरा पूरी तरह शांत था। रेयांश ने जवाब का इंतजार किए बगैर कहा, समीरा बचपन में इरा को पॉइजन दिया करती थी। वो इरा को विषकन्या बनाना चाहती थी। पॉइजन की वजह से इरा का यूटेरस पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। जिंदा रहने के लिए और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उसे सर्जरी की जरूरत थी, जिसमें उसका यूटेरस निकाल दिया गया। इरा कभी मां नहीं बन सकती है, शायद इसीलिए उसने तुमसे शादी के लिए मना किया होगा। रेयांश की बात सुनते ही आदित्य हैरान हो गया। उसे ना जाने क्यों अचानक अपने दिल में अजीब सा दर्द और बेचैनी महसूस होने लगी थी। रेयांश इनडायरेक्टली ही सही, मगर रॉकवेव में इन्वॉल्व था, इसीलिए उसे समीरा और इरा के बारे में काफी कुछ पता था। मगर आदित्य कभी रॉकवेव के कामों में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, इसीलिए उसे नहीं पता था बचपन में इरा के साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। यहाँ तक कि आदित्य ये भी नहीं जानता था पिछले 13 सालों से इरा कहाँ थी। आदित्य एकदम से उठा और पलटकर वहां से बाहर की तरफ भागा। उसे जल्द से जल्द इरा से इस बारे में बात करनी थी। तकरीबन 10 मिनट तक ड्राइव करने के बाद आदित्य ने कार में ब्रेक लगाया। उसकी कार के मैंशन के बाहर खड़ी थी। आदित्य ने कार का दरवाजा खोला। उसी वक्त उसका फोन रिंग होने लगा। कैप्टन सुनील उसे कॉल कर रहा था। आदित्य ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से सुनील ने उसे कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनने के बाद आदित्य ने तुरंत कार का हल्का खुला दरवाजा बंद कर लिया और अपनी कार आर्मी बेस की तरफ बढ़ा दिया। वो थोड़ा परेशान था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे थे।
2 दिन बाद रेयांश का कोरोनेशन हुआ। निखिल के हेल्थ की वजह से अनुष्का और रेयांश की शादी पोस्टपोन कर दी गई थी। कोरोनेशन के बाद रेयांश ऑफिशियली ब्रिटेन का किंग बन चुका था। बड़े ओरे के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी रेयांश के कंधों पर आ गई थी, जिसे निभाने के लिए रेयांश को कुछ दिनों तक बकिंघम पैलेस में ही रुकना था। 3 दिन बाद कार्तिक और बेला वापस रॉकवेव सिटी आ चुके थे। निखिल को भी रॉकवेव सिटी के ही हॉस्पिटल में ही ट्रांसफर कर दिया गया था। सुबह के वक्त कार्तिक बेडरूम में मिरर के सामने खड़ा था। उसके और मिरर के बीच बेला खड़ी थी, जो उसका टाई बांध रही थी। कार्तिक का दोनों हाथ बेला की कमर पर था। कह सकते हैं कार्तिक ने बेला हल्का लिफ्ट कर रखा था, ताकि वो उसके हाइट को मैच कर सके। बेला ने टाई एडजस्ट करते हुए पूछा, कार्तिक अब तो बता दो, कहाँ जा रहे हो तुम? वो भी पूरे 1 महीने के लिए। ऐसा भी कौन सा काम आ गया जो तुम्हें 1 महीने के लिए जाना पड़ रहा है? कार्तिक ने जवाब में उसकी तरफ हल्का झुककर कहा, वाइफी, जाते वक्त ऐसे सवाल नहीं पूछते, अशुभ होता है। कार्तिक की बात सुनते ही बेला की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। उसने ये सवाल ना जाने कितनी बार कार्तिक से पूछा था, मगर कार्तिक हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी बात टाल दिया करता था। बेला ने उसे बुरी तरह घूरते हुए कहा, कार्तिक अब बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम्हें नहीं बताना तो साफ साफ कह दो, मैं नहीं पूछूंगी। ऐसे फालतू बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने झुककर बेला के गाल पर किस कर किया। आगे क्या होगा? कहाँ जा रहा है कार्तिक? कौन है बुद्धि का बड़ा भाई? क्यों आदित्य ईरा से बात किए बगैर आर्मी बेस चला गया? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, देखो ऐप बड़े बड़े ट्विस्ट टर्न्स आएंगे। 172 सैड बेबियन। अब तक कार्तिक ने जवाब में उसकी तरफ हल्का झुक कर कहा, वाइफी, जाते वक्त ऐसे सवाल नहीं पूछते, अशुभ होता है। कार्तिक की बात सुनते ही बेला की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। उसने ये सवाल ना जाने कितनी बार कार्तिक से पूछा था, मगर कार्तिक हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी बात टाल दिया करता था। अब आगे बेला ने उससे बुरी तरह घूरते हुए कहा, कार्तिक अब बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम्हें नहीं बताना तो साफ साफ कह दो, मैं नहीं पूछूंगी। ऐसे फालतू बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने झुककर बेला के गाल पर किस कर किया। बेला ने टाई बांधने के बाद कार्तिक का कॉलर अच्छे से सेट किया। कार्तिक खामोशी से उसे देख रहा था। बेला ने कहा, लो हो गया, कोशिश करना जल्दी वापस आने की, अक्षत जी की सर्जरी भी होनी है। बेला की बात सुनकर कार्तिक के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बेला की आंखों में वो साफ देख पा रहा था, बेला उसके जाने की वजह से नाखुश थी। कार्तिक आकर काउच पर बैठ गया। बेला को उसने अपने गोद में बिठा रखा था। बेला ने बगैर कोई विरोध किए अपना सर कार्तिक के कंधों पर रख दिया। वो सच में उदास महसूस कर रही थी। कार्तिक का इतने लंबे वक्त के लिए कहीं जाना बेला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कार्तिक ने बेला के बाल कान के पीछे करते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम खत्म कर लेने की। और रही बात अक्षत के सर्जरी की, तो ये सब तुम्हें हैंडल करना होगा वाइफी। अक्षत की सर्जरी 23 को होगी और मैं ना भी तो अगले महीने 5 को वापस आऊंगा। डैड के पुण्यतिथि से 2 दिन पहले। मेरे वापस आने तक तो अक्षत पूरी तरह रिकवर कर चुका होगा। कार्तिक की बातें सुनकर बेला ने कहा, ठीक है, पर इतना तो बता दो, तुम जा क्यों रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये मत बताना तो मत बताओ, मगर जा क्यों रहे हो ये तो बता दो। बेला का सवाल सुनते ही कार्तिक की गहरी नीली आंखों की गहराई बढ़ गई। उसने अपनी पलकें झुकाकर बेला को देखा, जो जवाब के इंतजार में उसे ही देख रही थी। कार्तिक ने कहा, वाइफी, बस इतना समझ लो, मैं जो भी करने जा रहा हूँ उसके ऊपर हमारा और रॉकवेव का फ्यूचर डिपेंड करता है। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। ओ, तो मामला बहुत गंभीर है, हम कह सकते हैं, बट आई ट्रस्ट यू वाइफी। ट्रस्ट फॉर व्हाट? फॉर एवरीथिंग। नाउ लेट्स गो। 20 मिनट में निकलना भी है मुझे। हम चलो। कार्तिक और बेला नीचे डाइनिंग एरिया में आए, जहां उनके अलावा कोई नहीं था। समय मुंबई में ही वर्तिका के साथ रुक गया था। वो इन दिनों मुंबई एक्सप्लोर कर रहा था। आदित्य को उसी रात किसी इमरजेंसी मिशन पर जाना पड़ा था।
जिसकी वजह से ना ही आदित्य ईरा से बात कर पाया था और ना ही वो रेयांश का कोरोनेशन अटेंड कर पाया था। ब्रेकफास्ट के बाद कार्तिक और बेला बैकयार्ड में आए, जहां खड़ी शानदार प्राइवेट जेट कार्तिक का इंतजार कर रही थी। बेला ने कार्तिक का हाथ छोड़ते हुए कहा, ध्यान से जाना। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके होठों को कैप्चर कर उसे पैशनेटली किस करने लगा। बेला के दोनों हाथ कार्तिक के गर्दन में लिपट गए। उसकी कोमल उंगलियां कार्तिक का साथ देते हुए धीरे धीरे उसके बालों में चलने लगे थे। एक लंबी डीप किस के बाद कार्तिक ने बेला के होठों को रिहा किया। बेला ने गहरी सांस लेते हुए अपना सर कार्तिक के चेस्ट पर टिका दिया था। कार्तिक ने बेला के सर पर किस करके कहा, डोंट ट्रस्ट एनीवन वाइफी, एनीवन मीन्स एनीवन। कार्तिक की बात सुनकर बेला कंफ्यूज हो गई। कार्तिक के बातों का मतलब और वजह वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी। बेला ने सवालिया नजरों से कार्तिक की तरफ देखा, मगर जवाब देने के बजाय कार्तिक उसके फोरहेड पर किस करके जेट की तरफ चला गया। जेट टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद तक बेला बैकयार्ड में खड़ी रही, फिर वो वापस अपने कमरे में आ गई। उसे ऑफिस जाना था। प्रेसिडेंट होने के नाते कार्तिक के एब्सेंस में बेला को ही पूरे रॉकवेव को हैंडल करना होता था। बेला ने नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाया, जो वो कमरे में ही छोड़ गई थी। फोन लेने के बाद बेला पलट कर जाने को हुई। उसी वक्त उसकी नजर ड्रॉर के खुले गैप से झांक रहे उस बुक पर गई, जो दादी माँ ने उसे गिफ्ट किया था। बेला अब तक उस बुक को पूरा नहीं पढ़ पाई थी, वो बाकी चीजों में बिजी हो गई थी। कुछ सोचकर बेला ने ड्रॉर खोलकर वो बुक भी निकाल ली, जिसका नाम प्रकृति का सार था। बुक, फोन और अपना ओवरकोट लेकर बेला कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ लगातार 3 दिन तक तिब्बत के अलग अलग जंगलों में इधर उधर भटकने के बाद जड़ और बुद्धि के सभी भाइयों को छिपने का एक सही ठिकाना मिल चुका था। सैटेलाइट फोन से कॉल करके बुद्धि ने अपने बड़े भाई को अपनी लोकेशन बताई। तकरीबन 2 घंटे बाद उस लोकेशन पर उसके बड़े भाई के सबॉर्डिनेट्स आ गए और उन सबको वहां से ले गए। म्यांमार घने जंगल के बीचों बीच स्थित आर्मी कैंप में म्यांमार और इंडियन आर्मी के कुछ शोल्डर्स टेम्पररी टेंट के अंदर खड़े कोई प्लान डिस्कस कर रहे थे। वो सब किसी जॉइंट ऑपरेशन पर थे। आदित्य उनका टीम लीडर था। सुनील ने ब्लूप्रिंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये पूरा एरिया कसाफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टेररिस्ट से भरा हुआ है। यहाँ अपना एम्पायर खड़ा कर है उन लोगों ने। हर 2 किलोमीटर पर उनके पर्सनल चेक पोस्ट्स है। चारों तरफ उनके आम टेररिस्ट घूमते रहते हैं। यहाँ तक के गांव वाले भी क्रांति के नाम पर उनका साथ देते हैं। इस एरिया से आज तक कोई आउटसाइडर जिंदा वापस नहीं आ पाया, सिवाय एजेंट एरिक के। सुनील की बात सुनकर आदित्य ने पूछा, अभिनव को कहां रखा है उन लोगों ने? अभिनव आदित्य का दोस्त था। उन दोनों ने एनडीए के बाद साथ में ही ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग की थी। 3 साल पहले आदित्य और अभिनव एक मिशन के सिलसिले में म्यांमार आए हुए थे। उसी दौरान उनका मिशन, जो कि एशिया के सबसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कसाफ के लीडर को मारना था, वो ना जाने कैसे लीक हो गया था। देर रात को जब आदित्य और अभिनव अपने टीम के साथ रेस्ट करने के लिए रुके थे, उसी वक्त कसाब के टेररिस्ट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। हमले में आदित्य की टीम के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स मारे गए थे। यहाँ तक आदित्य की जान भी खतरे में आ गई थी, मगर अभिनव ने आदित्य को बचाने के क्रम में उस पर चलने वाली गोली अपने ऊपर ले ली थी और वो पहाड़ के चोटी से नीचे गिर गया था। हालांकि मिशन के अंत तक आदित्य ने कसाब ने लीडर अब्दुल्ला को मार दिया था, किंतु अपने सबसे अच्छे दोस्त कैप्टन अभिनव को उसने खो दिया था। सबको लगा था कैप्टन अभिनव मर चुका है, मगर 3 दिन पहले उस रात को जब आदित्य के मेंशन ईरा से बात करने के इरादे से आया था, तब आर्मी बेस से सुनील ने उसे कॉल करके बताया था अभिनव जिंदा है और पिछले 3 सालों से कसाब के गिरफ्त में है। सुनील ने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल, गांव के ईस्ट साइड में कसाब का मेन बेस है। वहीं उनका नया लीडर हाफिज अब्दुल्ला का छोटा भाई अपने बंगले में रहता है। इंटेलिजेंस एजेंसी की टिप के मुताबिक कैप्टन अभिनव को उसी बंगले के बेसमेंट में रखा गया है, जहां हाफिज अपनी 7 बीवियों और 23 बच्चों के साथ रहता है। सुनील की बात सुनकर आदित्य ने गंभीर भाव के साथ टाइम देखा। दोपहर के 1 बजने वाले थे। आदित्य ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते हुए पूछा, एजेंट एरिक कब तक यहाँ आएंगे? 1 बजने वाला है। तुमने तो कहा था वो 1 बजे तक आ जाएंगे।
आदित्य के सवाल पर सुनील कोई जवाब देता उससे पहले ही बाहर से चॉपर उड़ने की आवाज आई। सुनील ने कहा, लगता है वो आ गए। लोग सच कहते हैं। एजेंट एरिक इज ए मैन ऑफ वर्ड्स, वो बहुत ही पंक्चुअल है। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। वो इस एरिक नामक लड़के का आसानमंद था। इसी लड़के की वजह से कैप्टन अभिनव के बारे में इंडियन आर्मी को पता चला था। आदित्य अपनी टीम के साथ टेंट से बाहर आया। जहां कुछ मीटर की दूरी पर हवा में उड़ रही वह चॉपर लैंड होने की तैयारी में जुटी हुई थी, जिसके अंदर एजेंट एरिक था। एजेंट एरिक को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का मास्टरमाइंड कहा जाता था। दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी एजेंट एरिक के नाम से ही खौफ खाती थी। खासकर यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस एजेंसी की तो एजेंट एरिक से गहरी दुश्मनी थी। वहां के कई एजेंट्स उसे चोर और वांटेड भी कहते थे। 21 साल की उम्र में एजेंट एरिक ने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ज्वाइन किया था। पहले मिशन में ही एजेंट एरिक को यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ टैकल करने को भेज दिया गया था। एजेंट एरिक ने पूरे 2 सालों तक यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी के नाक के नीचे से इंडिया के खिलाफ की जाने वाली सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की इंफॉर्मेशन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को पास किया था, वो भी यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा बनकर। उस मिशन के बाद से एजेंट एरिक ने ना जाने कितने ही डिफिकल्ट मिशंस किए थे, चाहे वो टर्किश ह्यूमन सप्लायर को मारना हो, सीरिया जाना हो या फिर नई नवेली बनी निखिल की पॉलिटिकल पार्टी को उस हद तक कैपेबल बनाना हो कि वो 30 साल पुराने निखिल के चाचा के पॉलिटिकल पार्टी को परास्त कर दे। दुनिया एजेंट एरिक को जीता जगता सुपर कंप्यूटर कहती थी। वह लड़का 10 प्लान्स के साथ किसी मिशन को एग्जीक्यूट करता था और मिशन के दौरान 10 और नए प्लान्स बना भी लेता था। आज तक ऐसा कोई मिशन नहीं था जो एजेंट एरिक ने अधूरा या फिर असफलता के साथ छोड़ा हो। आदित्य भाव उसे बहुत एडमायर करता था। चॉपर लैंड हुआ। अंदर से 2 शोल्डर के साथ एक यंग लड़का चॉपर से बाहर निकला, जो लंबा, पतला और बेहद ही आकर्षक था। सबसे खास बात उस लड़के के आसपास ऑरा था, एक मजबूत और शातिर ऑरा। उसकी आंखें ऐसी थी मानो वो आंखों के जरिए ही इंसान के दिल में झांक कर देख सकता हो। आदित्य ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा, जो कि कोई और नहीं एजेंट एरिक था। उसके मासूम चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था उसके पीछे कितना शातिर दिमाग छिपा है। आदित्य की नजर एजेंट एरिक के हैंडसम चेहरे पर गई और उसी पर जाकर टिक गई। एजेंट एरिक मुस्कुराते हुए आदित्य के पास आया और हैंड शेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, प्लेजर मीटिंग योर लेफ्टिनेंट कर्नल। आदित्य ने कुछ पल तक एजेंट एरिक को गौर से देखा और फिर उसने उससे हैंड शेक करते हुए बोला, चलिए पहले हम प्लान डिस्कस कर लेते हैं। 2 घंटे बाद मिशन एग्जीक्यूट करना है। एजेंट एरिक ने जवाब में कहा, बिल्कुल बिल्कुल, हमें मेल मिलाप में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हम कैप्टन अभिनव को रेस्क्यू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। आदित्य ने सहमति में गर्दन हिलाया। हालांकि ना जाने क्यों वो एजेंट एरिक का हाथ छोड़ नहीं रहा था, जिसे देखकर एजेंट एरिक थोड़ा असहज हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल, लगता है आपको मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। आप स्ट्रेट तो हो ना लेफ्टिनेंट कर्नल? एजेंट एरिक ने हल्के मजाकिया ढंग से कहा। हालांकि आदित्य के कठोर चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। आदित्य जैसे घर पर रहता था वैसे आर्मी बेस में नहीं रहता था। उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाती थी बेस पर। अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए तो आदित्य हिटलर जैसा था। आदित्य ने धीरे से एरिक का हाथ छोड़ते हुए कहा, मैं स्ट्रेट ही हूं, अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। आदित्य की आखिरी बात एजेंट एरिक को अजीब लगी, मगर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरे 1.5 घंटे तक मिशन के बारे में डिस्कस करने के बाद एजेंट एरिक अपने टेंट में फ्रेश होने आया। वहां म्यांमार की आर्मी का लंबा चौड़ा बेस था, इसीलिए वहां वॉशरूम वगैरह भी था। वॉशरूम में आकर एरिक ने अपना फेस वॉश किया। चेहरे से पानी पोंछते हुए खुद को मिरर में देखते ही एरिक की आंखें फैल गई। उसके ठीक पीछे आदित्य खड़ा था, जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। एरिक ने तुरंत पलटकर कहा, मिस्टर आदित्य, आप इस वक्त मेरे वॉशरूम में क्या कर रहे हो? आदित्य उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपना कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा, जिसे देखकर एरिक शिकन के साथ अपने कदम पीछे लेने लगा। एरिक ने हकलाते हुए कहा, मिस्टर आदित्य, आप ये। आदित्य ने एरिक की बात काटते हुए कहा, पहले तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो इरा? और तुमने ये कैसा हुलिया बना रखा है अपना?
आदित्य का सवाल सुनते ही एजेंट एरिक के चेहरे का रंग उठ गया। आखिर इस लड़के को कैसे पता चला वो ईरा थी? उसके 4 साल के करियर में कोई अब तक ये पता नहीं लगा पाया था। सुपर कंप्यूटर कहे जाने वाला एजेंट एरिक असल में एक लड़की थी, और वो भी कोई साधारण लड़की नहीं, अक्षत राजवंश की बेटी। आगे क्या होगा? क्यों ईरा बनी है एजेंट एरिक? कहां गया है कार्तिक? जानने के लिए टू बी कंटिन्यू।